हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द समर्थ ऐप प्रेप। और लास्ट लेक्चर जो हमने देखा था उसके अंदर हमने रिप्रोडक्शन जो आपका पार्ट है, उसके टाइप्स कौन कौन से हैं, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस किया था। और अब इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि फ्लावर्स के अंदर यानी कि प्लांट्स के केस में जो रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो किस तरीके से अकर होता है और इसके लिए अंदर कौन कौन सी फ्लावर स्ट्रक्चर जो है वो इन्वॉल्व रहती है। सबसे पहले अपन देख लेते हैं, पहले जो है अपन देख लेते हैं कि कौन कौन सी स्ट्रक्चर जो है इसके अंदर इन्वॉल्व रहती है। तो ये एक टिपिकल फ्लावर का स्ट्रक्चर है। आउटर पार्ट जो कि ग्रीन कलर का है उसको हम सेपल बोलेंगे या फिर कैलेक्स बोलेंगे। उसके बाद में ये जो जो आपको पेटल्स दिखाई देती हैं, जैसे पेटल वाला पार्ट जो रहता है इसको आप कोरोला भी बोल सकते हो। और ये एंड्रोजियम है जो कि मेल स्ट्रक्चर है, मेल पार्ट है फ्लावर का, जिसके अंदर आपके क्या मिलेंगे, आपको पोलेन जो है वो फर्दर आपको यहाँ पे मिलेंगे। और बीच का जो स्ट्रक्चर है ये वाला, ये स्ट्रक्चर जो है आपका गाइनोसियम है, यानी कि इसके अंदर 3 पार्ट आपको मिलते हैं। ये ऊपर वाला पार्ट ये स्टिग्मा होता है जहाँ पे पोलेन आके लैंड करते हैं, बीच का पार्ट होता है स्टाइल, और जो नीचे का पार्ट है ये आपका ओवरी रहता है, जिसके अंदर आपको इस तरीके से ओव्यूल जो है यहाँ पे दिखाई देंगे। तो ये जो पार्ट है आपका, ये बस आपसे ये पूछ लेते हैं कि इनकी सीरीज क्या है। बाहर से अंदर की तरफ आप जाओगे या अंदर से बाहर की तरफ आओगे तो क्या क्या सबसे पहले आएगा। तो बाहर से अंदर की तरफ जाओगे तो सबसे पहले सेपल यानी ग्रीन पार्ट है, पेटल्स यानी कि कलरफुल है, और यही कलरफुल पार्ट जो होता है पेटल्स का वो इंसेक्ट्स को पॉलिनेशन के लिए अट्रैक्ट करने के काम में आता है। नेक्स्ट जो रहता है वो आपका एंड्रोशियम है यानी कि मेल पार्ट है। इसके 2 पार्ट होते हैं, यहाँ पे आप देखो तो एंथर है और इसके नीचे लॉन्ग पार्ट है, ये फिलामेंट है। फिलामेंट से ही एंथर जो है वो फ्लावर से अटैच रहता है। नेक्स्ट जो पार्ट है वो आपका गाइनोसियम है ना। तो ये वाला पार्ट जो है ये क्या रहता है, आपका गाइनोसियम रहता है, और इसके अंदर स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ये 3 पार्ट यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं। तो इससे रिलेटेड आपको बस ये पूछा जाता है कि कौन सा पार्ट है और उसका मेन फंक्शन क्या है, तो यही चीज आपको ध्यान में रखनी है। उसके अलावा नेक्स्ट आप चलिए, ये रहा पार्ट्स ऑफ द फ्लावर्स। इसके अंदर वही चीज डिटेल में बता रखी है कि 4 मेजर पार्ट्स जो होते हैं फ्लावर के अंदर वो यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, है ना। कैलेक्स है, कोरोला, आउटर पार्ट ग्रीन पार्ट, कोरोला कलरफुल पार्ट, एंड्रोसियम मेल पार्ट और गाइनोसियम फीमेल पार्ट, ये यहाँ पे इस तरीके से प्रेजेंट रहते हैं। सेवरल अदर स्ट्रक्चर्स भी होती है, जैसे फ्लोरल प्राइबोडियम है और इनका फॉर्मेशन होता है, उसके बाद में उन्हीं से फिर बाद में फ्लावर बन जाता है। तो जनरली ये कंसीडर किया जाता है कि जो स्टेम जो होता है आपका, वही बाद में मॉडिफाइड होके अल्टीमेटली क्या बनाता है, लीफ बनाता है, या स्टेम ही जो है वो क्या बनाता है, आपका ये फ्लावर बनाता है। तो स्टेम के ऊपर जिस तरीके से जो लीफ प्राइमोडिया रहते हैं, ऐसे वही बाद में फर्दर जाके क्या बनाते हैं, फ्लावर का फॉर्मेशन करते हैं। और फ्लावर जो है वो फ्रूट बनने से पहले की स्टेज जनरली इंडिकेशन माना जाता है। नेक्स्ट आता है कि फ्लावर मेल एंड्रोसियम एंड फीमेल गाइनोसियम जो होता है वो एक दूसरे से डिफरेंशिएट करते हैं, और फीमेल जो पार्ट रहता है वो स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी रहता है, और मेल पार्ट जो होता है वो आपका एंथर एंड फिलामेंट रहता है। इस डायग्राम के अंदर आपको मेल पार्ट जो है उसको दिखाया गया है। मेल पार्ट के अंदर आप देखेंगे तो इसमें ऊपर का जो आपको बल्ज आउट पार्ट दिखता है, जो फूला हुआ स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ऊपर का, इसके अंदर वो स्ट्रक्चर जो होती है आपकी, वो स्ट्रक्चर कौन सी होती है, एंथर। ये स्ट्रक्चर आपकी एंथर है, और ये जो नीचे पूरा स्टॉक है इसका, इसको हम बोलते हैं फिलामेंट। तो एंथर जो है फ्लावर से फिलामेंट के थ्रू ही जुड़ा रहता है। और एक एंथर की स्ट्रक्चर को आप देखोगे तो ये थोड़ी क्लीन नहीं है, इसलिए मैं आपको यहाँ बना के बता देता हूँ। ये जो होता है आपका पूरा, ये इसके अंदर आपको क्या रहता है, एक बाई लोब्ड रहता है एंथर आपका, यानी कि 2 लोब्स प्रेजेंट रहेंगी इसमें, एक इस लाइन से ऊपर वाली लोब, एक इस साइड से इस लाइन में। तो एक तो ये वाली लोब हो गई आपकी, और दूसरी लोब जो है वो इस तरफ है, तो बाई लोब्ड। और इसके अंदर एक लोब में कितने थीका है, जिसके अंदर बहुत सारे पोलेन है, एक थीका ये रहा, दूसरा थीका ये रहा। तो इसीलिए क्या है, इसको हम बोल सकते हैं बाई लोब्ड और डाई थीकस, बाई लोब्ड एंड डाई थीकस। तो ये स्ट्रक्चर जो मिलती है आपको, ये आपको एंथर की स्ट्रक्चर में देखने को मिलेगी। एंथर जो आपसे पूछेंगे तो आपको तुरंत क्लिक करना है कि बाई लोब एंड डाई थीकस जो है वो इसकी स्ट्रक्चर रहती है। एक लोब में आपको 2 थीका मिलेगी, और वो थीका जो होती है वो माइक्रोस्पोरेंजिया है, उसके अंदर आपको पोलेन जो है वो मिलेंगे। अब नेक्स्ट जो आता है आपका, वो इसके बाद में ये आता है, ये स्टेमन, माइक्रोस्पोरेंजिया एंड पोलेन। इनके अंदर मैंने आपको बता ही दिया है कि बाइलोब्ड रहती है,
बाइलोब्ड रहती हैं, यानी कि 2 लोब्स रहेंगी ऐसे, और ईच लोब कंटेन 2 थीका यानी कि डाइथीकस, यहाँ पे 2 थीका और इस तरफ भी 2 थीका, टोटल 4 थीका। तो ये डाइथीकस, एक लोब के अंदर डाइथीकस होती है। एंथेरिस 4 साइडेड स्ट्रक्चर होती है, आपके पास में 1 2 3 4 माइक्रोस्पोरेंजिया यहाँ पे प्रेजेंट रहती हैं, और 2 इन ईच लोब्स, यहाँ पे लिख रखा है। नेक्स्ट जो आता है माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप्स फर्दर एंड बिकम पोलन सैक विदाउट कंटेन द पोलन ग्रेन। माइक्रोस्पोरेंजियम इज जनरली सराउंडेड बाय द 4 लेयर्ड वॉल। माइक्रोस्पोरेंजियम जो रहती है आपकी, यानी कि इस एक माइक्रोस्पोरेंजियम की स्ट्रक्चर को आप देखोगे तो इसके अंदर आपको कितनी लेयर दिखाई देंगी, 4 लेयर्स बेसिकली ऐसे दिखाई देंगी। 4 डिफरेंट लेयर्स जो होती हैं उनसे उनसे ये बनी हुई रहती है इस तरीके से। और अंदर की तरफ फिर बाद में आपके माइक्रोस्पोर मदर सेल और स्पोरेंजियास वगैरह रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। कौन कौन सी लेयर्स हैं? 4, एपिडर्मिस है, एंडोथीसियम है, मिडिल लेयर है और टेपेटम है। डायग्राम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर आपके सामने आ रहा है, ये रहा। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो इसके अंदर आपको देखने पे मिलेगा कि जो माइक्रोस्पोरेंजिया की जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे आपको बताई गई है। ये देखिए, तो एक माइक्रोस्पोरेंजिया को अगर आप जूम करके देखते हैं तो आपको ये इतनी सारी लेयर्स दिखाई देती हैं। आउटर लेयर जो है वो एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस के बाद में मिडिल लेयर नहीं आएगी, एंडोथीसियम लेयर आएगी। एपिडर्मिस के जस्ट नीचे कौन सी है? एंडोथीसियम। उसके बाद में है मिडिल लेयर, और मिडिल लेयर के बाद में है एमएमसी यानी कि माइक्रोस्पोर मदर सेल। यही माइक्रोस्पोर मदर सेल्स जो होती हैं यही बाद में जाके किसका फॉर्मेशन करती हैं? पोलेन का फॉर्मेशन करती हैं। ये इटसेल्फ 2n होती है, यानी कि डिप्लॉयड होती है। इनके अंदर 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स जो है आपको मिलता है। और उसके बाद में ये आगे जाके टेपेटम जो होता है, ये कुछ सेल्स होती हैं जो माइक्रोस्पोर मदर सेल के जस्ट पास में रहती हैं। ये टेपेटम जो होती हैं ये नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम जो है वो करती हैं। जब पोलेन बन जाते हैं तो उनके अंदर मॉइस्चर रहता है, तो इसीलिए सारे पोलेन्स आपस में चिपके रहते हैं। और जैसे ही उनका मॉइस्चर यानी कि जो वाटर है वो उड़ जाता है, तो उसके बाद में सारे पोलेन्स जो हैं एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। तो ये ठीक वैसे ही रहता है जैसे आप चावल जो होते हैं घर में उनको लीजिए और उनके अंदर पानी डाल दीजिए, सारे चावल एक दूसरे के चिपक जाएंगे, लेकिन जैसे ही उनका पानी ड्राई अप होगा वो एक एक चावल जो है एक दूसरे से सेपरेट हो जाता है। तो उसी तरीके से क्या है कि ये सारा सेटअप रहता है। इसके अंदर आपको बस यही पूछते हैं कि इनकी जो एपिडर्मिस के बाद में कौन सी लेयर है? एंडोथीसियम है, उसके बाद मिडिल लेयर है, उसके बाद में एमएमसी है। एमएमसी इटसेल्फ कैसी होती है? डिप्लॉयड होती है। और एमएमसी के अंदर ही क्या होगा? आपका मियोटिक सेल डिवीजन जो है बाद में होता है। नेक्स्ट जो आता है आपका वो आता है पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन के अंदर आप देखोगे कि जब मैच्योर पोलन हो जाता है तो उसके अंदर कौन कौन सी लेयर आपको मिलती है। तो हमने यहाँ पे लिख भी रखा है, देखो कि 2 लेयर्स जो होती हैं वो पोलन के अंदर मिलती है। बाहर वाली लेयर जो होती है उसको एक्साइन बोलते हैं, अंदर वाली लेयर जो होगी उसको एंटाइन बोलेंगे। तो जो रेड कलर की दिखाई दे रही है आपको, ये क्या है? एक्साइन है, और अंदर जो है ये क्या है? एंटाइन है। एंटाइन जो है वो कहीं से भी ब्रेक नहीं रहती, वो आपकी कंटिन्यू रहती है। जबकि एक्साइन वाली लेयर के अंदर बीच बीच में देखो ये इस तरीके से ये क्या मिल रहे हैं आपको? पोर्स मिल रहे हैं छोटे छोटे, तो अपर्चर्स मिल रहे हैं। तो इसके अंदर जो एक्साइन वाली लेयर्स होती है ये आपकी ऊपर वाली लेयर स्पोरोपोलेनिन से बनी होती है, और ये मोस्ट रेजिस्टेंस यानी कि हार्डेस्ट ऑर्गेनिक मटेरियल होता है। और कोई भी एंजाइम आज तक ऐसा नहीं मिला है जो कि आउटर लेयर को बनाने वाली यानी कि स्पोरोपोलेनिन प्रोटीन को, स्पोरोपोलेनिन जो सब्सटेंस रहता है ऑर्गेनिक मटेरियल, उसको क्या कर सके? डिग्रेड कर सके। तो जर्म पोर्स आ जाते हैं यहाँ पे, है ना? अपरेटस एक्साइन वेयर द स्पोरोपोलेनिन इज एब्सेंट, ये जर्म पोर्स हैं जहाँ पे स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट होती है। और इन्हीं जर्म पोर्स से ही फिर एयर और वाटर का जो है वो क्या करता है? जो एक्सचेंज होता है पोलन वो करने का मतलब, तो पोलन ट्यूब बनेगी, तो इन्हीं सेल से होते हुए पोलन ट्यूब इनके थ्रू होते हुए बाहर की तरफ निकलती है ऐसे। और इसके अंदर कितने न्यूक्लियस रहेंगे? 2 न्यूक्लियस इसके अंदर रहते हैं, और दोनों के दोनों ही जनरेटिव न्यूक्लियस रहते हैं। और पोलन के स्ट्रक्चर में आप देखोगे तो ऊपर की तरफ एक सेल मिलेगी आपको, और एक सेल मिलेगी आपको नीचे की तरफ ऐसे। तो ऊपर वाली सेल जो होती है ये आपकी क्या है? वेजिटेटिव सेल्स रहती है, वेजिटेटिव सेल्स जो कि ट्यूब बनाने में काम में आती है। तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं पोलन ट्यूब सेल न्यूक्लियस, यानी कि ये पोलन ट्यूब बनाने में काम में आती है। जनरेटिव सेल जो होती है वो फर्दर 2 में डिवाइड हो जाती है, एक सेल और दूसरी सेल, और इन 2 जनरेटिव सेल बन जाते हैं इस तरीके से ऐसे 1 और 2। और बनने के बाद में आप देखेंगे कि ये 2 आगे जाके करते हैं, जो कि इसी चैप्टर में आगे हमने एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट आता है आपका मैच्योर पोलन की स्ट्रक्चर।
तो मैच्योर पोलन की स्ट्रक्चर एनसीईआरटी में आपको इस तरह से दे रखी है। ये ऊपर वाली सेल है, ये वेजिटेटिव सेल है जो कि पोलन ट्यूब फॉर्म करेगी। नीचे वाली सेल है वो जनरेटिव सेल है, इसके अंदर जनरेटिव न्यूक्लियस है। ये जनरेटिव न्यूक्लियस बाद में सिनगेमी यानी कि फ्यूज करता है एग सेल के साथ में, N+N यानी कि 2N जाइगोट का फॉर्मेशन ये वाला न्यूक्लियस करेगा। और इसी के अंदर दूसरा न्यूक्लियस एक और होगा जो कि इसी के माइटोसिस से बनता है। दैट न्यूक्लियस विल बी इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ द एंडोस्पर्म, और वो होता है आपका 3N यानी कि ट्रिप्लोइड एंडोस्पर्म। ये इसी लेक्चर में हमने डबल फर्टिलाइजेशन वाले सेक्शन में आपको एक्सप्लेन किया है। अब पोलन ग्रेन के बारे में आपको स्पेशल पॉइंट्स बता देते हैं कि कई तरह के पोलन ग्रेन्स आपको क्या करते हैं, एलर्जिक होते हैं, हमारे लिए रेस्पिरेटरी और जो ब्रोंकाइटिस है, अस्थमा है, ऐसे डिसऑर्डर्स कोज करते हैं। लेकिन कई पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो हाईली न्यूट्रिशियस भी होते हैं, जिनको फॉरेन कंट्रीज के अंदर उनको क्या किया जाता है, एक तरह से फूड सप्लीमेंट की तरह भी काम में लिया जाता है। तो आप इनको देखोगे तो फॉरेन कंट्रीज के अंदर पोलन टैबलेट्स जो है वो अवेलेबल रहती हैं। और वायबिलिटी जो रहती है पोलन की, वो आपके क्या रहती है, वायबिलिटी का मतलब है कि पोलन कब तक लाइव रहेगा, यानी कि वो कब तक जर्मिनेट कर सकता है। जब जर्मिनेट करना बंद कर देगा तो वो डेड पोलन एक तरह से उसको आप बोल सकते हो। अब इसके अंदर क्या आता है कि पोलेन्स को आप प्रिजर्व भी कर सकते हो, और प्रिजर्व करने के लिए आपको लिक्विड नाइट्रोजन की जरूरत पड़ेगी। और लिक्विड नाइट्रोजन जो है उसका टेम्परेचर कितना होगा, -196। तो -196 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर आप पोलेन्स को प्रिजर्व करके रखते हो। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन। तो ये क्रायो प्रिजर्वेशन का पार्ट है। और क्रायो प्रिजर्वेशन के अंदर क्या है, आप पोलेन्स को कितने डिग्री पे प्रिजर्व करके रखते हो, -196 के ऊपर ऐसे। ये थैलेमस है। तो अब आप देखिए कि किस तरीके से स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, आपसे पिस्टल के 3 पार्ट्स पूछे जाएं तो आपको यही बताना है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। सबसे पहले पोलन जो है वो कहां पे लैंड करता है, स्टिग्मा के ऊपर लैंड करता है, और फिर बाद में पोलन ट्यूब बना के फर्टिलाइजेशन में इन्वॉल्व हो जाता है। तो इस तरीके से क्या है कि ये जो आपका पिस्टल की स्ट्रक्चर है उसके अंदर देखिए कौन कौन से टर्म्स आपके लिए यूज की जाती है, वो टर्म्स आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहले देखिए गायनोसियम का मतलब है, ये जो स्ट्रक्चर बनाई गायनोसियम है ना, इसमें आपको सिंगल पिस्टल रहेगा। सिंगल पिस्टल हो सकता है यानी कि मोनोकार्पलरी हो सकता है, या फिर मोर देन वन पिस्टल हो सकता है यानी कि पॉलीकार्पलरी हो सकता है, या मल्टी कार्पलरी हो सकता है। एक ही पिस्टल का मतलब होता है कि मान लीजिए कि ऐसी ये पूरी स्ट्रक्चर जो है ये एक पेन है, इसका ये पार्ट स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, और ये वाला पार्ट जो है ओवरी है। तो ये स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। तो उस केस में क्या है कि अगर ये एक ही पेन है तब तो ये मोनोकार्पलरी है, और अगर ये मान लो कि ऐसे ही एक पेन इस साइड में, एक पेन इस साइड में, ऐसे करके 4-5 पेन आपस में क्लम्प में लगे हुए हैं, तो उस केस में ये मल्टी कार्पलरी बना लेते हैं। तो ये मोनोकार्पलरी हो सकते हैं या फिर मल्टी कार्पलरी हो सकते हैं। और ये सारे जैसे मान लो कि मल्टी कार्पलरी है तो ये सेपरेट हैं, जैसे कि आपको फिंगर्स दिख रही है, या फिर ये आपस में चिपके हुए हैं। तो अगर मान लो कि सेपरेट हैं तो एपोकार्पलरी होगा, एपोकार्पस होगा। और अगर चिपके हुए हैं आपस में, फ्यूज हैं, तो उसको हम बोलेंगे सिनकार्पस। अब क्या होगा कि मल्टी कार्पलरी एंड सिनकार्पस पिस्टल जो रहते हैं आपके, ठीक है ना, मल्टी कार्पलरी और सिनकार्पस यानी कि मल्टी कार्पल होंगे और वो सारे आपस में फ्यूज होंगे। उसका एग्जांपल क्या है, पेपावर, अफीम का जो पेपावर सोमनिफेरम। और उसके बाद में क्या होता है, मल्टी कार्पलरी एंड एपोकार्पस का एग्जांपल जो होगा वो आपका होगा माइकेलिया। तो ये एग्जांपल्स आपको उसमें कई बार पूछ लेते हैं, तो इनको आप ऐसे इंपॉर्टेंट लगा के रखिए। और ईच पिस्टल हैज 3 पार्ट्स, मैंने बता दिया पूरे पिस्टल के 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। तो स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी वो दे रखा है। ओवेरियन कैविटी जो रहती है उसके अंदर आपके छोटे छोटे ओव्यूल्स जो है वो रहते हैं। और ओव्यूल, जैसे मान लो कि ये एक ओवरी है, तो यहां से जैसे ये ओव्यूल है, तो ओव्यूल जिस स्टॉक से और आपके ओवरी से चिपका हुआ रहेगा, इस स्टॉक को हम क्या बोलेंगे, प्लेसेंटा। ठीक है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा। ठीक है, ये रहता है, प्लेसेंटा रहता है। तो इस तरीके से क्या है, पूरा का पूरा आपका ये सेटलमेंट रहता है। तो ये है आपका पिस्टल का अरेंजमेंट। पिस्टल के अरेंजमेंट में 3 पार्ट हमने पढ़ लिए। कौन कौन से पार्ट पढ़े हैं, स्टिग्मा है, स्टाइल है एंड ओवरीज है। और उसके अलावा और कौन से पार्ट्स हैं, इसके अलावा आपने देखा है कि ये मल्टी कार्पल हो सकता है, यानी कि एक से ज्यादा कार्पल हो सकते हैं, या फिर मोनोकार्पलरी हो सकता है। और मल्टी कार्पल के केस में सेपरेट रह सकते हैं, यानी कि एपोकार्पस हो सकते हैं, या फिर आपस में फ्यूज होकर रह सकते हैं। तो इसलिए जब फ्यूज है तो उसको हम सिन कार्पस बोलेंगे, सिन वर्ड वहां पे यूज करते हैं। तो इस तरीके से ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है, ये पिस्टल मेगास्पोरेंजियम इसी को ही बोलते हैं, जहां पे आपके ओव्यूल बनेंगे। ये जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, मेगास्पोरेंजियम है। सुनो, ओव्यूल को क्या बोला जाता है, मेगास्पोरेंजियम। एम्ब्रियो सैक वगैरह अपन देखेंगे अभी किसको बोलते हैं। सबसे पहले
एम्ब्रियो एक ओव्यूल के स्ट्रक्चर जो है वो देख लेते हैं। यहाँ से एक ओव्यूल है, इस ओव्यूल को आपने जूम किया तो आपको ये दिखाई देगा इस तरीके से। तो इसकी स्ट्रक्चर में आप ध्यान से देखने पे आपको क्या लगेगा कि ये जिस स्ट्रक्चर से और पूरी ओवरी के अटैच रहता है उस स्ट्रक्चर को मैंने बताया था अभी, क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा। और उसके अलावा क्या रहता है, जैसे मान लो कि ये एक ओव्यूल है, ये ऐसे ये लेयर्स हैं इसमें, और ये बीच में इसकी सेल है ऐसे। तो ये जो स्ट्रक्चर है आपकी प्लेसेंटा, और यहाँ पे जो इसका ये जो पकड़ने का है इसको हम बोलते हैं फ्यूनिकल। तो ये फ्यूनिकल ऊपर की तरफ बनाया है, ये इन्वर्टेड ओवल बनाया है, एनाट्रोपस ओवल की स्ट्रक्चर है। तो ये ऊपर की तरफ आपका क्या है, फ्यूनिकल है, और यहीं पे क्या है, इस पार्ट को हम बोलते हैं हाइलम। और आप ध्यान से देखेंगे कि जो पूरा ओव्यूल जो है ये सिर्फ इसी पार्ट से ओपन है, तो इसीलिए ये जो ओपनिंग रहती है, इस जो एंट्रेंस है इसका, उसको हम बोलते हैं माइक्रोपाइल। और इस पूरे जो पोल, दो माइक्रोपाइल जिस साइड रहता है उसके जस्ट अपोजिट में कौन सा पोल रहता है, चैलेजल पोल रहता है। तो ये माइक्रोपाइलर एंड है और ये चैलेजल एंड है, माइक्रोपाइलर एंड और चैलेजल एंड, इस तरीके से दो तरह से एंड रहते हैं। इसके जो आउटर लेयर्स होती हैं वो आउटर इंटेगुमेंट्स और इनर इंटेगुमेंट्स में डिवाइड रहती है। इंटेगुमेंट का मतलब लेयर्स, और ये जो बीच में एम्ब्रियो सैक जो है, इस एम्ब्रियो सैक को कवर करने वाली ये जो स्ट्रक्चर रहती है पूरी, इसको हम बोलते हैं न्यूसेलस। ठीक है ना, आगे वापस से आएगा न्यूसेलस। तो आपको एम्ब्रियो सैक को कवर करने वाली जो स्ट्रक्चर है उसको हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो सैक। यहाँ पे 3 सेल ऊपर रहती हैं, 3 सेल नीचे, और 2 सेल रहती है, 1 सेल रहती है बीच में, 2 न्यूक्लियस यहाँ पे रहते हैं। तो टोटल आगे जाके इसकी भी जूम करके स्ट्रक्चर पढ़ेंगे हम। एक सिंगल एम्ब्रियो सैक की स्ट्रक्चर जो है वो आपको अभी नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर बताई जाएगी। अब देखिए इसमें क्या होता है, फ्यूनिकल होता है स्टाक, जिससे कि ओव्यूल अटैच रहता है प्लेसेंटा से। हाइलम रहता है जंक्शन बिटवीन द ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। तो ओव्यूल जैसे पूरा फ्यूनिकल है और ये ओव्यूल है, तो इसके बीच का जो ये यहाँ वाला पार्ट है उसको हम क्या बोलेंगे, हाइलम बोलते हैं। इंटेगुमेंट जो आते हैं वो आपके प्रोटेक्टिव लेयर्स रहती हैं, है ना, आउटर लेयर और इनर लेयर, दो तरह से प्रोटेक्टिव लेयर्स है। उसके अलावा माइक्रोपाइल्स आता है, स्मॉल ओपनिंग एट द टिप ऑफ द ओव्यूल, है ना, वेयर द पोलन ट्यूब एंटर्स। तो इस तरीके से माइक्रोपाइल जो है वो रहता है। और माइक्रोपाइल का मतलब है कि इसकी एंट्री, पोलन की जो एंट्री है उसका नाम क्या है, माइक्रोपाइल है, जहां से पोलन ट्यूब वगैरह एंटर करेगी, क्योंकि चारों तरफ से बंद है, सिर्फ वही एक ऐसा एरिया है जहां से कि पोलन ट्यूब अंदर एंटर कर सकती है। फिर आता है आपका चैलेजा, बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल, न्यूसेलस, मास ऑफ द सेल्स एनक्लोज इन द इंटेगुमेंट्स, मास ऑफ द सेल्स, न्यूसेलस मैंने बताया, एम्ब्रियो सैक के चारों तरफ की जो ये लेयर है उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूसेलस बोलते हैं। ये भी क्या होती है, आपके 2n रहती है। और आप देखेंगे अबंडेंट फूड रिजर्व्ड, यहाँ पे न्यूसेलस वाला पार्ट जो रहता है इसका काम भी है कि एंडोस्पर्म के अंदर जब कभी भी फूड और न्यूट्रिशन की सप्लाई कम पड़े तो उस केस में न्यूसेलस का जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो क्या उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाए। तो इस तरीके से आपने देख लिया कि ये सारे जो है यहाँ पे रहते हैं। और तो ये स्ट्रक्चर हो गई आपकी मेगास्पोरेंजिया की। मेगास्पोरेंजिया के अंदर हमने ये वाले पार्ट पढ़ लिए, और ये देखिए ऐसे। तो इस स्ट्रक्चर को आप दोबारा देख लो। जो ओव्यूल का एंट्रेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल। जिस एंड पे माइक्रोपाइल है उसके जस्ट अपोजिट एंड पे कौन सा एंड है, चैलेजल एंड है। उसके अलावा आउटर लेयर और इनर लेयर्स रहती हैं जिनको हम आउटर और इनर इंटेगुमेंट्स बोलते हैं। इनके अंदर बाद में एक और प्रोटेक्टिव लेयर रहती है जो एम्ब्रियो जो सैक रहता है आपके उसके चारों तरफ रहती है, उसको हम क्या बोलेंगे, न्यूसेलस बोलेंगे। और जो फिनिकल रहता है ना, जहाँ से अटैच रहेगा, और उसके बाद में रहता है आपका माइक्रोपाइल। तो ये जो स्ट्रक्चर्स है सारी, ये स्ट्रक्चर है मेगास्पोरेंजियम की, ओव्यूल की स्ट्रक्चर है। अब हम देख लेते हैं कि मेगास्पोरोजेनेसिस जब होता है, यानी कि जब ओव्यूल जब मैच्योर हो जाता है आपके रिप्रोडक्शन के लिए, तो वो किस किस तरह से जो है वो अवेलेबल रहेगा। तो जैसे ही आप जब मैच्योर एम्ब्रियोस्पर्म की जो एंडोस्पर्म की स्ट्रक्चर देखेंगे, मैच्योर जो आपका रहता है, तो आप देखिए एम्ब्रियो सैक की स्ट्रक्चर, मैच्योर एम्ब्रियो सैक की स्ट्रक्चर है। अब इसके अंदर एक एक करके इसके जो पॉइंट्स हैं वो ले लेते हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। मेगास्पोरोजेनेसिस का मतलब होता है आपका ओव्यूल फॉर्मेशन, है ना, मेगास्पोर बनेगा यानी कि ओव्यूल बनेगा। और ये आपको मैंने बताया था जब पोलेन बनते हैं तो वहां पे एक सेल थी एमएमसी, माइक्रोस्पोर मदर सेल। यहाँ पे भी एमएमसी होगी, लेकिन उसका मतलब जो होगा वो कौन सा होगा, मेगास्पोर मदर सेल। तो इस तरीके से क्या रहता है, एमएमसी सेल्स यानी कि माइक्रोस्पोर मदर सेल और मेगास्पोर मदर सेल दोनों प्रेजेंट रहती हैं। लेकिन हम पढ़ रहे हैं किसकी स्ट्रक्चर, ओव्यूल की स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे माइक्रोस्पोर मदर सेल यहाँ पे नहीं रहेगी,
यहाँ पे मेगास्पोर मदर सेल जो है वो प्रेजेंट रहती है। अब इसमें देखिए कि ओव्यूल का फॉर्मेशन होता है और मियोसिस डिवीजन से होगा, क्योंकि माइक्रोस्पोर मदर सेल मैंने बताया था आपको ये 2n होती है, लेकिन जब इससे आप एग सेल वगैरह बनाएंगे तो वो कैसे बनेगी, वो n बनेगी। तो इसीलिए आपको यहाँ पे मियोसिस जो सेल डिवीजन होता है वो यहाँ पे करवाना होता है। नेक्स्ट जो आता है आपका एमएमसी अंडरगोज द मियोटिक सेल डिवीजन और फिर बाद में मेगास्पोर्स बना देती है, और ये जो होते हैं आपके 3 मेगास्पोर डिजनरेट हो जाते हैं और 1 मेगास्पोर डेवलप हो जाता है आपके एम्ब्रियो सैक में, फीमेल गैमेटोफाइट में, जिसकी स्ट्रक्चर है द न्यूक्लियस इज फंक्शन मेगास्पोर डिवाइड इनटू माइटोटिकली, और 2 न्यूक्लियस बना देता है, फिर दोनों अपोजिट पोल पे चले जाते हैं, ऐसा होता है। 2 और मोर सिक्वेंशियल डिविजन्स होते हैं इसमें, जो कि 8 न्यूक्लियस स्टेज हो जाती है बाद में इनमें, है ना, और 6 ऑफ 8 न्यूक्लियस। अब देखिए इसमें न्यूक्लियस कितने हैं और सेल कितनी है, तो आप देखिए एक सेल ये रही, दूसरी सेल ये रही, तीसरी सेल ये, और फोर्थ जो सेल है वो आपकी इतनी बड़ी सेल है, देखो ये पूरी जो बीच की ये पूरी सेल है, ये क्या है, थर्ड सेल है। इसमें न्यूक्लियस कितने हैं, 2 न्यूक्लियस हैं। ये देखो सेंट्रल सेल के अंदर कितने न्यूक्लियस हैं, सेंट्रल सेल जो है वो 1 है, लेकिन न्यूक्लियस जो है वो 2 है, ऐसा है। और नीचे की तरफ आ जाओ तो ये आपके सिनर्जिड्स होती हैं, इनके बीच में जो है एग सेल मिलेगी, एग सेल 1 होती है, सिनर्जिड्स नंबर में 2 होते हैं। फिलीफॉर्म अपरेटस कुछ स्ट्रक्चर्स होती हैं जो कि जब पोलन ट्यूब बनेगी तो उसको गाइड करने के लिए, एग सेल की तरफ डाइवर्ट करने के लिए ये स्ट्रक्चर्स यहाँ पे प्रेजेंट रहती हैं। आपको ध्यान रहना चाहिए कि जो एग सेल प्रेजेंट रहती है वो कौन से एंड पे रहती है, तो वो माइक्रोपाइलर एंड पे ही रहती है, माइक्रोपाइलर एंड पर। और माइक्रोपाइलर के जस्ट अपोजिट कौन सा एंड था, चैलेजल एंड था, चैलेजल एंड पे जो सेल्स रहेगी उनको हम बोलेंगे एंटीपोडल सेल। तो ये सारी सेल्स जो है यहाँ पे प्रेजेंट रहती है। टोटल नंबर ऑफ सेल्स जो है वो 7 है, 7 सेल है, और न्यूक्लियस जो है वो 8 है, क्योंकि सेंट्रल सेल के अंदर सेल तो 1 है लेकिन न्यूक्लियस 2 है, तो इसीलिए 7 सेल हो जाएंगे और 8 न्यूक्लियस स्टेज जो है यहाँ पे प्रेजेंट रहती है। तो यहाँ पे लिख भी रखा है, देखो हमने आगे ऐसे 3 सेल्स जो है आगे जाके वो माइक्रोपाइलर एंड पे चली जाएगी, और 3 सेल्स जो है वो आपके चैलेजल एंड पे चली जाएगी, है ना, एंटीपोडल सेल बनाएगी। इसीलिए क्या है, 8 न्यूक्लियस और 7 सेल वाला जो स्ट्रक्चर्स है, 8 न्यूक्लियस एंड 7 सेल, तो 8 न्यूक्लियस और 7 सेल की जो स्ट्रक्चर होती है वो आपके मेगास्पोर के अंदर बेसिकली प्रेजेंट रहती है। तो ये था आपका पूरा, ये पूरी स्ट्रक्चर्स का आपको इनको ध्यान में रखना है कि जैसे मान लो कि ये ओव्यूल है ना, ये ओव्यूल के लेयर्स हैं, ये देखिए ये ओव्यूल के लेयर्स हैं, ये देखिए, और तो उस केस में ये माइक्रोपाइल वाला एंड है, यानी कि माइक्रोपाइल है, ये ऊपर वाला एंड जो ये चैलेजल एंड है, और ये आपका फ्यूनिकुलस है। अब देखिए ये जो इस तरफ एंटीपोडल सेल है ये सारी, और यहाँ पे 2 सिनर्जिड्स हैं और एक जो है ये क्या है आपकी एग सेल है, और इसीलिए जब पोलन ट्यूब आके एंटर करेगी यहाँ पे ऐसे ऐसे, तो वो माइक्रोपाइल से एंटर करेगी। तो इतना आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में आगे का जो है ओपन इसी नेक्स्ट स्लाइड के अंदर ले रहे हैं, जिसका एक ब्यूटीफुल सा डायग्राम बना हुआ है, तो उसके बारे में आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे आपका जो पॉइंट याद रखना है वो याद रखना है कि कौन सी सेल ऐसी होती है जो कि आपके मेगास्पोर का फॉर्मेशन करती है, तो वो मेगास्पोर मदर सेल है, और उसके अंदर डिवीजन कौन सा होगा आपका ये। अब देखते हैं हम पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन का मतलब है कि जब पोलन का फॉर्मेशन होना जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से एसोसिएटेड है, और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर आपने देखा है कि जो अपने एंथर देखा था, ऊपर एंथर था, नीचे फिलामेंट था, तो ऊपर की तरफ जो एंथर था आपका उसके अंदर माइक्रोस्पोरेंजियास जहाँ पे रहती हैं वहां पे माइक्रोस्पोर मदर सेल पोलेन का फॉर्मेशन कर देती हैं। अब उन पोलेन को फर्टिलाइजेशन के लिए सबसे पहले, फर्टिलाइजेशन से पहले की इवेंट जो होती है वो होती है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन का मतलब है कि एक जो जैसे मान लीजिए कि ये आपका एक फ्लावर है और ये आपकी फीमेल स्ट्रक्चर है फ्लावर की। तो यहाँ पे जब ढेर सारे पोलेन बन जाते हैं, और ये मान लीजिए कि दूसरा फ्लावर है, ऐसे, है ना, और या फिर आप इसी का भी फ्लावर ले सकते हैं, सेम प्लांट का भी फ्लावर हो सकता है। देखिए तो ये पोलेन जो है वो क्या है,
स्टिग्मा तक लैंड करने चाहिए। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन बोलते हैं। चाहे वो इस फ्लावर का स्टिग्मा हो, चाहे वो ये वाले पोलन जो है उड़ के चाहे इसके स्टिग्मा पे आए, या फिर चाहे उड़ के किसी दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पे आए जो कि सेम स्पीसीज का है। जैसे वो भी रोज का प्लांट है तो ये भी रोज का प्लांट है। तो इस तरीके से क्या है कि आप देखेंगे कि पॉलिनेशन का मतलब क्या रहता है कि जो पोलेन्स रहते हैं, है ना, एक स्टिग्मा, एक आपके इसमें एंथर में मिलने वाले पोलेन जो है, ये पोलेन स्टिग्मा तक लैंड करने चाहिए, स्टिग्मा तक पहुंचने चाहिए। तो इनका स्टिग्मा तक पहुंचने का जो प्रोसेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन। तो इसीलिए हम इसको एक एक करके देख लेते हैं। पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा, एंथर से स्टिग्मा तक पहुंचने चाहिए। अब किस किस तरीके से पहुंच सकते हैं वो देखिए। तो उसके लिए ही यहाँ पे हमने इतने फ्लावर्स जो हैं वो बनाए हैं। ये देखिए, एक फ्लावर और बनाइए। ऐसे अब देखिए, ये फ्लावर नंबर 1 है, ये फ्लावर नंबर 2 है और ये फ्लावर नंबर 3 है। तो जो पॉलिनेशन का प्रोसेस है, यानी कि पोलेन का एंथर से उड़ना और स्टिग्मा पे लैंड करना, वो 3 तरीके से पॉसिबल है। कौन कौन से तरीके हैं? एक तो है ये प्लांट ए है और ये वाला प्लांट बी है। ये दोनों सेम स्पीसीज के प्लांट हैं, यानी कि दोनों ही फर्टिलाइज करने में एबल है। अब देखिए क्या होगा, जो जो फ्लावर नंबर 1 का, फ्लावर नंबर, एक कंडीशन जो है वो ये है, फ्लावर नंबर 1 का जो पोलेन है वो फ्लावर नंबर 1 के ही स्टिग्मा पे जाके गिर गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑटोगेमी। उसके अलावा आपका जो रहता है कि फ्लावर नंबर 1 का पोलेन है अगर 2 की स्टिग्मा पे जाके गिर गया, यानी कि इसका पोलेन और इसके स्टिग्मा पे आके गिर गया, तो ये सेकंड प्रोसेस है। इसका इस पे गिर गया तो ये फर्स्ट प्रोसेस है, और इसका जाके इसके स्टिग्मा पे गिर गया तो ये थर्ड प्रोसेस है। ऐसे तो फ्लावर नंबर 1 जो है उसका पोलेन और सेकंड जो फ्लावर नंबर 2 है उसका स्टिग्मा, तो इस केस में क्या सेम रहा, प्लांट सेम रहा पूरा, है। और ये होगी आपकी जिटेनोगेमी, जिटेनोगेमी। और अगर फ्लावर नंबर 1 का पोलेन किसी दूसरे प्लांट के ऊपर, यानी कि प्लांट नंबर बी के फ्लावर पे जाके गिरे, है ना, फ्लावर नंबर 3 के स्टिग्मा पे जाके गिर जाता है, तो इसको हम बोलते हैं जीनोगेमी। तो 3 तरह की गेमी यहाँ पे प्रेजेंट रहती है। ऑटोगेमी यानी कि सेम फ्लावर और उसी फ्लावर का पोलेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे गिर जाए तो प्लांट भी सेम है। दूसरा आता है आपका जिटेनोगेमी। जिटेनोगेमी का मतलब रहता है कि प्लांट सेम रहेगा लेकिन एक फ्लावर नंबर 1 है, दूसरा उसके नीचे फ्लावर नंबर 2 है, तो इसका पोलेन अगर इस नीचे वाले फ्लावर के पोलेन स्टिग्मा पे आके गिर जाता है तो उसको हम बोलते हैं जिटेनोगेमी। और जब प्लांट ही डिफरेंट है, एक प्लांट ये है दूसरा प्लांट ये है, तो इसका पोलेन अगर इस प्लांट पे आके गिर जाए जो कि दोनों सेम स्पीसीज के, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जीनोगेमी। तो इस तरीके से क्या है, ये आपके प्रोसेस रहता है। ऑटोगेमी जो रहती है आपकी, यानी कि फ्लावर भी सेम रहेगा, है ना, ये रहेगा, तो इसके लिए आप लिख सकते हो ऑटोगेमी के केस में कि फ्लावर सेम और प्लांट भी सेम, ठीक है ना। देख लो, फर्स्ट का पोलेन फर्स्ट के स्टिग्मा पे गिर रहा है, यानी कि फ्लावर और पोलेन ये जो है सेम रहते हैं। तो इसके अंदर 2 तरह से है, क्लिस्टोगेमी और चेस्मोगेमी फ्लावर्स। क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स वो होते हैं जो आपके टोटली क्या रहते हैं, बंद रहते हैं। क्लिस्टोगेमस फ्लावर का मतलब है कि जो उनका पेटल वाला पार्ट रहता है वो उनको क्या कर देता है, वो उनको क्रॉस पोलिनेशन करने नहीं देता। जैसे मान लो कि ये एक फ्लावर है, ये इसके अंदर पोलेन है, ये इसके पेटल्स हैं, जो कलरफुल पार्ट रहते हैं पेटल्स ऐसे, वो यहाँ पे इस तरीके से प्रेजेंट है, ये लीजिए। तो अब देखिए, अब इसके पेटल जो है इन्होंने इसको चारों तरफ से कवर कर लिया है, तो ये जो फ्लावर है ये क्या हो गया है, चारों तरफ से बंद हो गया। ऐसे पूरा फ्लावर जो है आपका वो क्लोज हो चुका है। अब क्लोज हो गया, इस वजह से क्या होगा कि जो इधर के जो पोलेन पार्टिकल्स हैं, है ना, तो दूसरे प्लांट के पोलेन है या दूसरे किसी फ्लावर के पोलेन है, वो आके इसके स्टिग्मा पे लैंड नहीं कर सकते, क्योंकि चारों तरफ से ये क्या है, क्लोज हो गया है। अब क्लोज हो गया तो इस केस में क्या है
कि दूसरों के पोलेन आके इसके ऊपर नहीं गिर सकते, तो उस केस में फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, तो सिर्फ और सिर्फ इसी के ही पोलेन यानी कि सेम फ्लावर के पोलेन ही इसके ऊपर आके गिर सकते हैं और फिर फर्टिलाइजेशन जो है वो हो सकता है। तो इसीलिए ऐसा बोला जाता है कि क्लिस्टोगेमस फ्लावर जो रहते हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकता है, सेल्फ पोलिनेशन या फिर ऑटोगेमी जो होती है वो इसके अंदर पॉसिबल रहती है। ऑटोगेमी क्लिस्टोगेमस फ्लावर में कौन सी गेमी पॉसिबल है, ऑटोगेमी। नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल क्या है, तो वायोला है, उसके अलावा ऑक्जेलिस है और कोमेलिना है ना। चेस्मोगेमस फ्लावर्स वो आते हैं जिसके अंदर क्या है, एक्सपोज्ड एंथर और स्टिग्मा रहता है, जिसके अंदर क्या रहेगा कि ये जो हमने आउटर पेटल्स बनाए हैं आपके, ये पेटल वाली स्ट्रक्चर जो है वो उसके अंदर क्लोज नहीं रहती, उसमें ओपन रहती है ऐसे ऐसे। तो इसका मतलब है कि जो बाहर के पोलेन है वो भी आके स्टिग्मा के ऊपर लैंड कर सकते हैं, और इसीलिए इसको हम बोलते हैं एक्सपोज्ड एंथर एंड स्टिग्मा। और चेस्मोगेमस फ्लावर ऐसे फ्लावर्स को हम कहते हैं। नेक्स्ट जो आता है आपका वो आता है जो मैंने लिखा है यहाँ पे, देखो आपको 3 तरह की गेमी लिखाई है आपको, कौन कौन सी, ऑटोगेमी, जिटेनोगेमी और जीनोगेमी। तो यहाँ पे इनके बारे में शॉर्ट में लिख देते हैं कि किस किस तरीके से, जैसे शॉर्ट ट्रिक अगर हमें याद रखनी हो, ऑटोगेमी में क्या होगा, ऑटोगेमी में फ्लावर भी सेम है एंड आपका फ्लावर सेम रहेगा और प्लांट तो सेम है ही। ये आपकी ऑटोगेमी हो गई। दूसरा आता है आपका जिटेनोगेमी। जिटेनोगेमी में क्या होता है, फ्लावर आपका डिफरेंट हो जाता है। देखो यहाँ पे जिटेनोगेमी के अंदर एक फ्लावर नंबर 1 का पोलेन फ्लावर नंबर 2 के स्टिग्मा पे गिरेगा, तो फ्लावर जो है वो डिफरेंट हो जाता है, लेकिन प्लांट क्या रहता है, सेम रहता है, प्लांट आपका सेम रहेगा। और थर्ड जो आती है आपके वो आती है जीनोगेमी। तो जीनोगेमी के केस में क्या होगा, जीनोगेमी के केस में फ्लावर एंड प्लांट बोथ आर डिफरेंट, इसमें दोनों ही डिफरेंट होते हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं, जीनोगेमी। यानी कि ये फ्लावर नंबर 2 का, तो यहाँ पे लिख रखा है हमने, ये शॉर्ट ट्रिक आपको ध्यान में रखनी है, ये फ्लावर्स के नाम पे हमने पूरा सेटलमेंट किया था। तो इस तरीके से क्या है, ये आपके टाइप्स हो गए किसके, पोलिनेशन के। अब आ जाता है कि पोलिनेशन करने वाले एजेंट्स कौन कौन से हैं। तो पोलिनेशन करने वाले एजेंट्स कौन कौन से हैं, तो यानी कि एक का जो पोलेन है वो दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे कितने मीडियम से क्या कर सकता है, पहुंच सकता है। तो देखिए इसके अंदर देखिए, सबसे पहले आता है कि वाटर के थ्रू पहुंच सकता है जो एक्वेटिक प्लांट है, उसके अलावा विंड के थ्रू पहुंच सकता है, या फिर बायोटिक फैक्टर्स यानी कि इंसेक्ट्स जो होते हैं, बटरफ्लाई है, हनी बी है, इनके थ्रू एक प्लांट का पोलेन जो है वो दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पे लैंड कर सकता है ना, दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे लैंड कर सकता है। तो देखिए सबसे पहले जो विंड पोलिनेशन होता है वो मोस्ट कॉमन है एक तरह से, देखें इंसेक्ट पोलिनेशन भी मोस्ट कॉमन है। तो पोलन ग्रेन जो होते हैं विंड पोलिनेशन के लिए कैसे होने चाहिए, लाइट होने चाहिए, यानी कि अगर लाइट वेट होंगे तो एयर के साथ फ्लोट कर सकेंगे, नॉन स्टिकी होने चाहिए यानी कि चिपकने नहीं चाहिए, अदरवाइज क्या होगा, चिपके हुए पोलेंस जो होते हैं वो ऐसे नहीं हो पाएंगे। और विंग्ड होने चाहिए यानी कि उनके कुछ ना कुछ, जैसे मान लो कि ये एक पोलेन है तो हो सकता है कि इसके कुछ ऐसे उड़ने के लिए कुछ स्ट्रक्चर्स इसके पास में हो ऐसे, है ना, ऐसे पोलेंस को चोसने। एंथर जो है वो वेल एक्सपोज होना चाहिए। एंथर का मतलब है कि ये जो एंथर है ये एयर के कांटेक्ट में होना चाहिए, डायरेक्ट इसे चारों तरफ से क्लोज नहीं होना चाहिए। स्टिग्मा जो है वो भी क्या होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए। स्टिग्मा मान लो इतना बड़ा है और दूसरे प्लांट का स्टिग्मा जो है वो इतना सा है, तो लैंड करने की प्रोबेबिलिटी किस पे ज्यादा रहेगी, इसी वाले पे। तो वैसे क्या है, स्टिग्मा लार्ज और फेदरी होना चाहिए। फ्लावर जो है वन ओव्यूल अरेंज होना चाहिए, है ना। एग्जाम्पल क्या है इसके, आपके विंड पोलिनेशन के एग्जाम्पल क्या है, एयर के थ्रू पोलिनेशन के एग्जाम्पल है कॉर्न, कॉटन और डेट पाम। ये एग्जाम्पल किसके हैं आपके,
विंड पॉलिनेशन के। नेक्स्ट जो आता है आपका इसके अलावा वो आता है आपका वाटर पॉलिनेशन। वाटर पॉलिनेशन के केस में आप देखेंगे कि जो एक्वेटिक प्लांट्स रहते हैं, सभी एक्वेटिक प्लांट में वाटर पॉलिनेशन नहीं होता, लेकिन क्या होता है कुछ कुछ एक्वेटिक प्लांट्स में वाटर पॉलिनेशन होता है, जैसे वेलिस्नेरिया है, उसके अलावा हाइड्रिला है। तो ये सारे क्या रहते हैं, जैसे वेलिस्नेरिया, हाइड्रिला, ये सारे जो हैं वो आपके वाटर पॉलिनेशन प्लांट्स के एग्जाम्पल हैं। जैसे मोस्टली ब्रायोफाइट्स हैं, टेरिडोफाइट्स हैं, एल्गीज हैं, ये इसके अंदर आती हैं। इनमें कौन कौन सा, विंड में और इनमें दोनों में क्या होना चाहिए, पोलन प्रोड्यूस होने चाहिए लार्ज नंबर में, और डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर्स। नेक्टर्स प्रोड्यूस नहीं होने चाहिए, यानी कि फ्रूट जूस प्रेजेंट जो है वो इनमें नहीं रहना चाहिए। नेक्स्ट जो आता है आपका, तो पॉलिनेशन के मोड्स कौन कौन से हैं, विंड पॉलिनेशन है, वाटर पॉलिनेशन है। उसके अलावा जो नेक्स्ट आता है आपका वो आता है इंसेक्ट पॉलिनेशन। इंसेक्ट पॉलिनेशन में क्या रहता है कि इस तरह के, इस टाइप के पॉलिनेशन में आप देखेंगे कि फ्लावर्स जो हैं वो लार्ज रहते हैं, कलरफुल रहते हैं, उनमें फ्रेग्रेंस रहती है और रिच इन नेक्टर्स। नेक्टर्स का मतलब होता है कि जो फ्रूट जूस रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, जो आपका फ्लावर जूस जो रहता है, उसको हम क्या बोलेंगे, नेक्टियर्स। जो फ्लावर्स के अंदर क्या रहता है, फ्लावर का जो जूस रहता है उसको हम बोलते हैं नेक्टर्स। तो नेक्टर्स प्रेजेंट रहता है, तो नेक्टर्स प्रेजेंट रहेगा तो ये जो इस तरह के जो इंसेक्ट होते हैं वो नेक्टर कलेक्ट करने के लिए यहाँ पे आते हैं, और उसके बाद में ये लार्ज और कलरफुल होते हैं। कलरफुल होना यानी कि ये क्या करेंगे, इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, उसकी वजह से पॉलिनेशन जो है वो इनका पैदा होगा। और साथ में स्टिग्मा है वो स्टिकी होना चाहिए, पोलन ग्रेन भी स्टिकी होना चाहिए ताकि एक दूसरे के चिपक जाए। जैसे कि मान लो ये पोलन है और ये स्टिग्मा है, तो ये क्या होगा, यहाँ पे जाके जब गिरेगा तो उस केस में इन दोनों ये स्टिकी होंगे तो एक दूसरे के चिपक जाएंगे और फिर दूसरे साइड में नहीं गिरेंगे। सर्टेन रिवॉर्ड्स होते हैं पॉलिनेटर्स के लिए। पॉलिनेटर जो होते हैं वो आपके इंसेक्ट हैं, वो सारे पॉलिनेटर हैं, जो पॉलिनेशन करने वाले एजेंट्स हैं उनको हम पॉलिनेटर बोलते हैं। तो पॉलिनेटर्स के लिए आप इनको बदले में क्या मिलता है, कई तरह के इनको बदले में पहले तो नेक्टस मिल जाता है ना, नेक्टियर मिल जाता है, एडिबल पोलन ग्रेन्स जो हैं वो फूड के लिए मिल जाते हैं। उसके अलावा कई बार क्या होता है कि इंसेक्ट अपने एग्स वगैरह जो होते हैं, वो एग्स वगैरह अपने इंसेक्ट जो हैं वो इस पोलन के अंदर, इस फ्लावर के अंदर एक प्लेस प्रोवाइड करवा देगा, एक बेस प्रोवाइड करवा देता है। जैसे मान लो कि ये फ्लावर है और इसके अंदर ये एक इंसेक्ट है, तो इंसेक्ट आएगा फ्लावर के अंदर बैठेगा, है ना, और अपने एग्स वगैरह वहीं पे दे देगा। तो इस तरीके से इसको प्लेस मिल जाता है, बदले में इसका पॉलिनेशन हो जाता है, तो इनको सेफ प्लेस मिल जाता है। जैसे है ना, जैसे यक्का और मोथ का एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दिखाया गया है ना, यक्का एंड मोथ, ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करते हैं, यानी कि इसको भी फायदा है और इसको भी फायदा है, इसको पॉलिनेशन हो रहा है, इसको जो है जगह मिल रही है, प्लेस मिल रहा है रहने के लिए, इसको एक शेल्टर मिल रहा है, और अपने एग्स वगैरह देने के लिए भी सेफ प्लेस जो है वो यक्का का फ्लावर इसको प्रोवाइड करवाता है। तो इस तरीके से क्या है, ये कुछ एजेंट्स हैं पॉलिनेशन के। आपको यक्का और मोथ का एग्जाम्पल जो है इस तरह का वो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आता है आपका आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, यानी कि मैं चाहता हूं कि सेम फ्लावर नंबर 1 का पोलेन फ्लावर नंबर 1 के स्टिग्मा पे लैंड नहीं होना चाहिए, या फिर सेम प्लांट यानी कि सेम प्लांट के किसी भी फ्लावर पे आपका कोई सेम फ्लावर का पोलेन जो है वो लैंड नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए मुझे कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिनसे कि ऐसा पॉसिबल है, तो और नेचुरली ऐसे कौन से मेथड्स हैं, तो आप देखिए नेचुरली कौन से मेथड हैं कि जब कई ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें, जैसे मान लो कि जब ओवरी डेवलप है ना, यहाँ पे जब ओवरी डेवलप है और यहाँ पे ये ओव्यूल प्रेजेंट है, तो उस केस में स्टिग्मा डेवलप ही नहीं है, तो इस केस में सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ कौन सा पॉलिनेशन होगा, आउटब्रीडिंग होगी, यानी कि जो क्रॉस पॉलिनेशन है वो इसके अंदर होगा, क्योंकि इसके स्टिग्मा रेडी नहीं है। जब यहाँ पे ओव्यूल है तो स्टिग्मा नहीं है, जब स्टिग्मा होंगे तो ओव्यूल नहीं है, यानी कि इन दोनों का जो मैच्योरेशन टाइमिंग है, जैसे कोई जनवरी में रेडी हो रहा है तो 1 मार्च में होगा, तो और जब वो मार्च में डिग्रेड हो जाएगा, तो अल्टीमेटली क्या है, दोनों एक साथ कभी भी अवेलेबल नहीं होंगे। तो इसी को हम क्या बोलते हैं कि पोलन जो होते हैं स्टिग्मा और दोनों की रिसेप्टिविटी जो है वो सिंक्रोनाइज्ड नहीं है। दूसरी चीज आती है कि इनकी पोजीशन, जैसे मान लो ये डायग्राम भी बनाया है हमने, इसके अंदर भी आप देख लो कि पोजीशन का मतलब रहता है कि जैसे यहाँ पे ये स्टिग्मा है इतना बड़ा, और इसके जो पोलेन होते हैं वो मान लो कि ऐसे हैं, जो एंथर और ये जो स्टिग्मा स्टेमन वाले स्ट्रक्चर्स होती है वो ऐसे है। अब यहाँ से इस जगह से यहाँ पे पोलेन कैसे पहुंचेंगे,
तो अल्टीमेटली इनकी पोजीशन ही इस तरीके से है, या फिर ये बहुत ऊंचा है ऐसे, है ना। जैसे मान लो कि ये फ्लावर है, पूरा फ्लावर से आपके जो ये है स्टिग्मा, स्टिग्मा ऐसे निकल रहे हैं, ऐसे ये बाहर निकल रहे हैं ऐसे ऐसे, और जो आपका इसके अंदर ओवरी वाला पार्ट रहता है वो ऐसे रहता है। तो अल्टीमेटली उधर से भी क्या है कि इसके ये चारों तरफ से ऐसे आपके वो रहती हैं। तो अल्टीमेटली क्या है, ये दोनों डिफरेंट पोजीशंस पे सिचुएटेड रहते हैं, तो भी क्या है सेल्फ क्रॉस इनके अंदर नहीं हो पाएगा। तीसरा रहता है प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। मान लीजिए कि इसके अंदर ये स्ट्रक्चर ही नहीं है, ये जो एंथर वाली जो आपने स्ट्रक्चर ली है ये स्ट्रक्चर ही नहीं है। तो जब एंथर ही नहीं है तो उस केस के अंदर क्या होगा, पोलिनेशन होने के चांसेस नहीं है। ओनली एंड ओनली आपके पास में फीमेल स्ट्रक्चर एक प्लांट जो है वो, मान लीजिए कि ये प्लांट नंबर 1 है, ये पूरा प्लांट नंबर 1 है, इसके पास में सिर्फ मेल स्ट्रक्चर है यानी कि पोलेन है। ये सेकंड वाला है जिसके पास में फीमेल स्ट्रक्चर्स है। तो इस केस में भी जो है 100% कौन सा पोलिनेशन होगा, जो क्रॉस पोलिनेशन है वही होगा। नेक्स्ट आता है आपका पोलेन पिस्टल इंटरेक्शन। इसके अंदर क्या रहता है, मैं आपको बता दूं कि जो पोलेन्स रहते हैं वो जैसे ही पोलेन आपके और इस जगह पे लैंड करते हैं, इस जगह पे पोलेन जैसे ही लैंड करेंगे, ये स्टिग्मा वाला पार्ट इन पोलेन को आइडेंटिफाई कर लेता है कि ये मेरी सेम स्पीसीज के पोलेन है या फिर किसी दूसरे प्लांट के पोलेन है जिनको मैं जर्मिनेट करने नहीं दूंगा। तो इसी तरीके से क्या है कि पोलेन और पिस्टल के बीच में कुछ इंटरेक्शंस होते हैं, और इंटरेक्शन का मतलब ये है कि पोलेन और पिस्टल के बीच में कम्युनिकेशन होगा, यानी कि ये इसको कोड वर्ड बताएगा, ये भी इसको कोड वर्ड बताएगा। अगर वो मैच कर जाते हैं तो इसको ये पोलेन ट्यूब बनाने देगा स्टिग्मा, अदरवाइज इसको पोलेन ट्यूब बनाने नहीं देगा। जैसे मान लो कि प्लांट कोई बी है दूसरी स्पीसीज का, और ए स्पीसीज के पोलेन जो है, ए स्पीसीज का स्टिग्मा है और बी स्पीसीज जो है उसके पोलेन है, तो ये आपस में कम्युनिकेट कर लेंगे, इनको पता लग जाएगा कि ये सेम स्पीसीज के नहीं है। तो अल्टीमेटली यहाँ पे जो पोलेन ट्यूब फॉर्मेशन है वो स्टॉप हो जाएगा। तो पोलेन पिस्टल इंटरेक्शन जो वर्ड आता है, इस वर्ड के अंदर क्या होता है, एक आपस में जो है इनके बीच में कम्युनिकेशन होता है, और कम्युनिकेशन होने के बाद में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन, और उसके लिए आपको ग्रीन सिग्नल मिल जाता है। अगर कोड वर्ड और आपस में सारे कम्युनिकेशन सेट रहते हैं, सेम स्पीसीज का और कैपेबल पोलेन है, तो उसको क्या है बाद में जर्मिनेट होने दिया जाता है। और इसी पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इसी पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पोलेन पिस्टल इंटरेक्शन, यानी कि पोलेन का और पिस्टल का इंटरेक्शन जो है वो यहाँ पे रहेगा। यस, नेक्स्ट जो आता है वो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन आता है। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन हम क्यों करवाते हैं, नाम से ही पता चल रहा है आर्टिफिशियल, यानी कि ह्यूमन जो है उसके इंटरफेरेंस से ये काम होगा। आर्टिफिशियल वो सारी चीजें होती हैं जिनमें ह्यूमन का इंटरफेरेंस हो, जो ह्यूमन ने बनाई हो, नेचुरली प्रेजेंट ना होती हो। तो यहाँ पे आप देखिए कि आर्टिफिशियल हमें कराना क्यों है हाइब्रिडाइजेशन, तो हम चाहते हैं कि प्लांट ए और प्लांट बी जो है इनके बीच में क्या हो, आपस में क्रॉस हो, इनके बीच में क्रॉस कराना है आपको। तो उस केस में क्या है, आप चाहते हो कि इसके मैं पोलेन ले लूं और इसके स्टिग्मा पे जाके लैंड करा दूं इनको ऐसे। तो ये उससे क्या होगा, जो डिजायर कैरेक्टर के प्लांट्स होते हैं, डिजायर कैरेक्टर की प्रोजेनी होती है वो प्रोड्यूस होती है, यानी कि आपने गुड क्वालिटी पोलेन सिलेक्ट कर लिए और आप उनको, और गुड क्वालिटी के प्लांट के ऊपर आप जिस प्लांट के साथ हाइब्रिडाइज करवाना चाहते हो उसके ऊपर आपने उसको क्या किया है, पहुंचाया है। तो अल्टीमेटली क्या होगा, इस तरीके से आप बेस्ट कैरेक्टर के प्लांट जो हैं, जैसा भी कैरेक्टर आप चाहते हो, डिजायर कैरेक्टर के प्लांट जो हैं वो आप प्रोड्यूस कर सकते हो। तो इसमें क्या आएगा, आपका पहला पॉइंट आता है आपका कौन सा, ये देखो, डिजायर पोलेन जो होते हैं पोलिनेशन के लिए आपने स्टिग्मा के लिए वो आपने रख लिया, और बाद में तो आपने क्या किया, जैसे मान लो कि ये एक स्ट्रक्चर है ना, ये फीमेल स्ट्रक्चर है, और इसके ऊपर आपने डिजायर पोलेन जो है उनको तो आपने क्या कर दिया, इसके ऊपर डाल दिया। अब क्या करेंगे, अब आप करेंगे कि इसके ऊपर दूसरी, अगर ओपन रहेगा तो दूसरे पोलेन भी आके लैंड कर सकते हैं, तो आप इसको क्या कर रहे हो, बटर पेपर से कवर्ड अप कर दो। बटर पेपर से आपने क्या किया, इसको कवर अप कर दिया। तो बटर पेपर से हम क्या कर देंगे, कवर अप कर देंगे, ताकि दूसरे पोलेन इस पे आके ना गिरे। जो पोलेन आपने इसके ऊपर छिड़के हैं वही पोलेन फिर बाद में ग्रो करेंगे। इसको हम बैगिंग प्रोसेस भी बोलते हैं। बैगिंग के अंदर क्या होता है, बैगिंग के अंदर होता है आपका कि बटर पेपर से कवर कर देना। और एक प्रोसेस और होता है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का,
क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि इसके पोलेन जो हैं वही इसके ऊपर गिर जाएं, तो भी आपका काम खराब हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, इन पोलेन्स को और आप क्या करेंगे, सीजर की हेल्प से यहां से रिमूव कर देंगे। ये रिमूव कर दिया आपने। आपने क्या किया, आप एक सीजर लेके आए और सीजर से आपने इसके पोलेन जो है वो आपने हटा दिए। तो सेम प्लांट के पोलेन इसके ऊपर नहीं गिर पाएंगे, सिर्फ जो आप चाहते हो वही फर्टिलाइजेशन के लिए पोलेन जो है वो काम करेंगे। इस तरीके से क्या है, ये पूरा का पूरा आपका आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का सेटअप रहता है। और इस सेटअप के अंदर आपको इतना ध्यान में रखना है कि आप दो तरह के मेथड यूज कर सकते हो। पहला है आपका इमेस्कुलेशन और दूसरा है आपका बैगिंग। इमेस्कुलेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ एंथर, जैसे हमने हटा दिए थे ताकि सेल्फ कंटामिनेशन उसमें ना हो। और बैगिंग हमने क्यों करी थी, ताकि क्रॉस कंटामिनेशन ना हो। और हमने जो आर्टिफिशियल पोलेन लिए हैं वही पोलेन आपने उस स्टिग्मा के ऊपर छोड़ दिए हैं। तो इस तरीके से क्या रहता है कि आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन जो है वो आता है। अब इसके अंदर कुछ टर्म्स आती हैं इस चैप्टर के अंदर कि पॉली एम्ब्रियोनी और एपोमिक्सिस क्या होता है। तो आपको इतना पता रहना चाहिए कि पॉली एम्ब्रियोनी और एपोमिक्सिस जो है वो दोनों में क्या डिफरेंस है। तो मैं आपको बता देता हूं कि एक ही है ना, मोर देन वन एम्ब्रियो जो होता है, मोर देन वन एम्ब्रियो, मोर देन वन एम्ब्रियो, वो आपका प्रेजेंट रहेगा सिंगल फर्टिलाइज एग में। सिंगल फर्टिलाइज्ड एग में, जैसे मान लो कि ये सिंगल फर्टिलाइज्ड एग है, इसके अंदर एक ही एम्ब्रियो प्रेजेंट है, तो ये मोनो एम्ब्रियो है। अगर इसके अंदर बहुत सारे एम्ब्रियोज प्रेजेंट है तो ये क्या होगा, पॉली एम्ब्रियोनी शो करता है। इस तरीके से रहता है। अब इसमें देखिए, इसमें वन जाइगोट मैनी एम्ब्रियो, एक ही जाइगोट होगा लेकिन एम्ब्रियो बहुत होंगे। सीडलिंग्स जो होंगे आइडेंटिकल होंगे सबके, ऐसा है। एग्जाम्पल क्या है इसका, मैंगो, सिट्रस, अनियन। सिट्रस फ्रूट्स देख लिए आप। और एपोमिक्सिस जो होता है वो दूसरा होता है। तो पॉली एम्ब्रियो में क्या होता है ना, मैनी एम्ब्रियो और वन सीड, ये रहता है। एपोमिक्सिस का एग्जांपल होता है सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। एपोमिक्सिस का मतलब क्या होता है, सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, यानी कि बिना फर्टिलाइजेशन के सीड डेवलप हो गया। जनरली सीड जो होता है वो आपके फर्टिलाइज्ड ओव्यूल से डेवलप होता है, इसमें कोई जाइगोट नहीं बनेगा क्योंकि फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुआ। सीडलिंग जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे, एक तरह से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सही हो गया। इसका एग्जांपल क्या होता है, एस्ट्रिएसी ऑन ग्रासेस। ये इसके एग्जांपल्स हैं। तो ये आपको बस ध्यान रखना है कि पॉली एम्ब्रियो, नाम से पता चल रहा है कि एक से ज्यादा एम्ब्रियो अगर आपको मिलेंगे तो दैट इज द पॉली एम्ब्रियो। और एपोमिक्सिस का मतलब होता है कि सीड का फॉर्मेशन होगा बिना फर्टिलाइजेशन के। तो इसके एग्जांपल्स जो हैं वो बस आपको ध्यान में रखने हैं क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब आता है डबल फर्टिलाइजेशन। हमने ये सेल देखी थी यहाँ पे, जो ये जो हमने स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी देखी है, ओवरी के अंदर ओव्यूल की स्ट्रक्चर हमने ये बड़ी करके दिखा दी यहाँ पे आपको, ये कैसे, ये देखिए। अब इसमें क्या है, आपको इतना ध्यान में रखना है कि किस किस तरीके से जो फर्टिलाइजेशन है वो आपका पॉसिबल है। यहाँ पे एक टर्म आती है डबल फर्टिलाइजेशन। तो डबल फर्टिलाइजेशन क्यों बोला है इसको, ये एग्जाम में पूछ लेते हैं आपसे कई बार कि डबल फर्टिलाइजेशन क्यों बोला, इसको सिंगल फर्टिलाइजेशन क्यों नहीं बोला है। अब आप देखिए कि इसमें क्या होगा कि ये है आपका स्टिग्मा, ये है स्टाइल और ये है ओवरी। ओवरी के अंदर ओव्यूल है। अब ओव्यूल में देखिए यहाँ पे जब पोलन ट्यूब गिरेगा तो पोलन पिस्टल इंटरेक्शन होगा और बाद में जब ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा तो पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब पोलन ट्यूब जो होती है वो एंटर कर जाती है माइक्रोपाइलर एंड से। हमने बताया था कि इधर माइक्रोपाइलर एंड है, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ ही आपको सिनर्जिड्स और एग सेल्स मिलती हैं। जिस तरफ माइक्रोपाइलर एंड होता है उस वहां पे आपको एग सेल और सिनर्जिड्स मिलती हैं। बीच में दो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, जैसे ये रहे पोलर न्यूक्लियाई दोनों सेंट्रल सेल के अंदर। सेल एक रहेगी लेकिन न्यूक्लियाई दो रहेंगे। और ये माइक्रोपाइलर एंड है, इस तरफ आपको सिनर्जिड्स मिलेंगे। ये जो दो दिख रहे हैं ये सिनर्जिड्स हैं, और पीछे की तरफ जो ये दिख रही है आपको ये एग सेल है। यानी कि 3 ऊपर 3 नीचे और 2 बीच में, इस तरीके से न्यूक्लियस सेट रहते हैं। यहाँ पे फिलीफॉर्म अपरेटस रहते हैं जो मैंने आपको बताया था। ये अपरेटस क्या करते हैं, जो पोलन ट्यूब इधर से आती है उसको डायरेक्शन प्रोवाइड करवाने का काम करते हैं। अब आप एक एक करके इसके अंदर देख लीजिए। अब देखिए, जब सिनर्जिड्स जो होते हैं है ना, किसी भी सिनर्जिड के थ्रू एंटर कर जाएगा
जैसे मान लीजिए कि ये सिनर्जिड है, तो इस वाली सिनर्जिड के अंदर थ्रू जो है पोलन ट्यूब एंटर कर गई, तो ये हट जाएगी। अब एग सेल सामने है, अब क्या होगा, ईच पोलन ग्रेन रिलीज 2 मेल गैमेट्स। एक पोलन ट्यूब में कितने मेल गैमेट होंगे, 2। तो एक मेल गैमेट अपन यहाँ बना देते हैं, एक इसके पीछे बना देते हैं। तो मान लो कि ये पोलन ट्यूब है, तो इसके अंदर आपके 2 मेल गैमेट होंगे, ये भी एन है और ये भी एन है, ठीक है ना, ऐसा होता है। आगे देखिए, 1 मेल गैमेट जो होगा वो तो एग सेल से मिल जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिनगेमी। तो इनमें से 2 में से एक न्यूक्लियस जाके एग सेल से मिल गया, तो एग सेल जैसे मान लो कि एन है, इसके साथ में पोलन ट्यूब का एक न्यूक्लियस और आ गया, तो n + n 2n, यानी कि ये तो बन गया आपका जाइगोट, यानी कि मेन एम्ब्रियो आपका एग सेल से बनता है। अब दूसरे न्यूक्लियस का क्या हुआ, एक न्यूक्लियस तो गायब हो गया, ठीक है ना, एक न्यूक्लियस तो गायब हो गया, तो दूसरे न्यूक्लियस का क्या हुआ, तो दूसरा जो न्यूक्लियस बचा है अब ऐसे, वो क्या करेगा, वो ऊपर जाएगा और इन सेंट्रल सेल के साथ में फ्यूज हो जाता है। सेंट्रल सेल टोटल कितनी है, 2 है पहले से, एक न्यूक्लियस ये हो गया, तो एक न्यूक्लियस ये, एक न्यूक्लियस ये, एक न्यूक्लियस ये, n + n + n, यानी कि ये बना देंगे 3n, और 3n जो स्ट्रक्चर होती है उसका नाम क्या होता है, एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म। तो इसीलिए क्या है, 1 मेल गैमेट जो है वो सिनगेमी करेगा, यानी कि एग सेल से बाइंड हो जाएगा, और अदर मेल गैमेट जो होगा वो 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ में फ्यूज करेगा, जिसको हम ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं, क्योंकि 3 लोगों का फ्यूजन हो रहा है, n + n + n, इस तरीके से। तो इसको हम बोलेंगे प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, इसको हम बोलते हैं PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अब देखो, एक साथ कितने फ्यूजन हो रहे हैं, 2 फ्यूजन हो रहे हैं, एक तो एग सेल के साथ हुआ और दूसरा आपका सेंट्रल सेल के साथ हुआ, तो इसीलिए 2 बार फ्यूजन होने की वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन जो है ये पूरा प्रोसेस रहता है। और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो रहता है बाद में, वो जो है एंडोस्पर्म में डेवलप हो जाता है, यानी कि देखो 3n जो बना है वो एंडोस्पर्म बना है, और 2n जो बना है वो क्या बना है, जाइगोट बना है। तो ये चीजें आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट आता है कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या होता है। तो जैसे ये फर्टिलाइजेशन होगा, जो आपके एंटीपोडल सेल है वो आपके क्या हो जाती है, गायब हो जाती है, और इस तरफ जो सिनर्जिड्स होते हैं वो भी गायब हो जाते हैं, एग सेल वो जाइगोट में बदल जाती है, और बीच के अंदर जो आपका ये है ये एंडोस्पर्म बन जाता है। एंडोस्पर्म जाइगोट जो है वो पहले आपको स्टेजेस पूछेंगे, तो पहले क्या होगा, जो ग्लोबुलर स्टेज होती है उसके अंदर आएंगे, पहले किसमें आएंगे, ग्लोबुलर स्टेज में। तो एम्ब्रियो जो बनेगा आपका जाइगोट से, जब एम्ब्रियो बनता है, देखो ये जाइगोट है, इस जाइगोट से जो एम्ब्रियो बन रहा है वो पहले कौन सी स्टेज में आ रहा है, ग्लोबुलर एम्ब्रियो में, यानी कि ये एम्ब्रियो ऐसे राउंड वे में होता है, ये इसका सस्पेंसर होता है, तो ये सस्पेंसर बाद में हार्ट शेप में बन जाता है। तो आपको इतना याद रखना है यहाँ पे कि सबसे पहले जो एम्ब्रियो बनेगा वो कौन सा बनेगा, ग्लोबुलर, उसके बाद में क्या बनेगा, हार्ट शेप, और हार्ट शेप के बाद में जो मैच्योर एम्ब्रियो बन जाता है। मैच्योर एम्ब्रियो में कौन कौन सी स्ट्रक्चर है, रेडिकल है, रेडिकल से रूट बनेगी, और फिर कोटिलेडन्स है, कोटिलेडन्स से आपके कोटिलेडन्स जो है वो आपके प्लूम्यूल वाले पार्ट को कवर अप करके रखते हैं, और यहाँ पे प्लूम्यूल रहता है जिससे आपकी शूट बनेगी, यानी कि स्टेम वाला पार्ट बनेगा। तो इस तरीके से क्या रहता है कि फर्टिलाइजेशन के बाद में ये सारी इवेंट्स रहती हैं। नेक्स्ट जो आता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन में होगा क्या, तो देखो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो डेवलप हो जाएगा माइक्रोपैलर एंड पे, और बाद में एम्ब्रियो सैक जो बनेगा वो जाइगोट को नरिशमेंट प्रोवाइड करवाता है। नेक्स्ट, अब 2 तरह के क्या होते हैं इसके अंदर, जो है नॉन एल्बुमिनस और एल्बुमिनस रहते हैं। तो वो कौन कौन से हैं, देखिए एल्बुमिनस, वो नॉन एल्बुमिनस का मतलब है कि उनके अंदर जो एंडोस्पर्म है वो कंप्लीटली काम में आ गया, यानी कि एंडोस्पर्म बचा ही नहीं है, जो खाना पीना उसका था वो सारा का सारा यूज हो चुका है, तो इसलिए एंडोस्पर्म जो है उसके अंदर नहीं रहेगा। तो ये आपको मिलता है पी के अंदर और ग्राउंड नट के अंदर, उसमें कोई एंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं रहता। एल्बुमिनस सीड वो रहते हैं जिनके अंदर एक पोर्शन होता है एंडोस्पर्म का, वो थोड़ा सा रिमेन रह जाता है, यानी कि कंप्लीटली कंज्यूम नहीं हो पाता, है ना। तो ऐसे सीड्स को हम क्या बोलेंगे, एल्बुमिनस सीड्स, जैसे कि वीट के सीड्स हैं, मेज के हैं और कैस्टर के हैं, ठीक है ना, ऐसा होता है। अब आते हैं मोनोकोट सीड और डाइकोट सीड्स कौन से होते हैं। तो मोनोकोट सीड जैसे मान लो कि आपके जैसे राइस वगैरह हैं ऐसे, उसके अलावा जो डाइकोट्स हैं वो कौन से हैं आपके, ऐसे ग्राउंड नट है, ग्राउंड नट को आप तोड़ोगे तो 2 में टूट जाएगा ऐसे, तो वो डाइकोट है। मोनोकोट्स के अंदर जो कोटिलेडन्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, स्कूटेलम बोलते हैं, और कोलियोराइजा किसको बोलते हैं, राइजा मतलब रूट, यानी कि इससे क्या बनेगी, जो रूट की कवरिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं, कोलियोराइजा। स्कूटेलम है कोटिलेडन्स और कोलियोराइजा है अनडिफरेंशिएटेड शीथ कवरिंग, रेडिकल एंड रूट कैप, यानी कि इससे क्या बनेगी, रेडिकल और रूट कैप के ऊपर जो कवरिंग रहती है उसको हम कोलियोराइजा बोलते हैं। और कोलियोप्टाइल किसको बोलेंगे, यानी कि जो कोलियोराइजा के जस्ट अपोजिट क्या है, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ अगर रूट है तो ऊपर की तरफ क्या रहेगा, शूट रहेगा, और शूट की जो कवरिंग रहेगी उसको हम क्या बोलेंगे, शीथ कवरिंग प्लूम्यूल, यानी कि शूट बनाने वाली स्ट्रक्चर को जो कवर करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, कोलियोप्टाइल।
तो कोलियोराइजा यानी कि रूट की कवरिंग, और कोलियोप्टाइल यानी कि शूट की कवरिंग। तो इस तरीके से ही रहता है पूरा। फिर मोनोकोट और डाइकोट सीड्स हैं, वो देखिए ये आपके कॉर्न सीड है, ये मोनोकोट है। डाइकोट सीड जो है वो बीन सीड्स है, उसमें 2 पार्ट रहते हैं ऐसे, है ना। इसमें से ये एंडोस्पर्म वाला पार्ट रहता है, इसके अंदर एंडोस्पर्म ऑलमोस्ट थोड़ा सा कंज्यूम हो जाता है ना। यहाँ पे ऊपर की तरफ एपिकोटाइल रहता है, या नीचे की तरफ हाइपोकोटाइल रहेगा, है ना, ऐसा रहता है एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल। हाइपोकोटाइल के नीचे की तरफ ही आपके रेडिकल मिलेगा, एपिकोटाइल के ऊपर की तरफ आपको जो प्लम्यूल्स वगैरह जो रहते हैं वो रहते हैं। तो इस तरीके से ये पूरा पार्ट रहता है। फर्टिलाइज मैच्योर ओवम जो रहता है वो सीड में डेवलप हो जाता है। अब सीड के अंदर ही आपके एम्ब्रियो भी है, उसकी कवरिंग भी है, उसके प्रोटेक्टिव लेयर्स भी हैं। तो कोटिलेडन्स है, एम्ब्रियोनिक एक्सेस है, टेस्टा है आउटर कोट, टेगमन है इनर कोट। उसके अलावा माइक्रोपाइल है, छोटी सी ओपनिंग रहती है जहां से थोड़ा सा जहां से पानी और एयर जो है ऑक्सीजन वो थोड़ी सी एंटर कर सके। सीड में एक छोटा सा पोर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल। हाइलम होता है, स्कार, सीड बन जाता है, एल्बुमिनस नॉन एल्बुमिनस वो हमने देख लिया है। पेरिस्पर्म रेमिनेंट ऑफ द न्यूसेलस, जो न्यूसेलस वाला पार्ट देखा था जो कि एम्ब्रियो सैक को कवर कर रहा था, पिछली स्लाइड्स में हमने देखा था जब ओव्यूल की स्ट्रक्चर पड़ी थी वहां पे न्यूसेलस पड़ा था। तो न्यूसेलस जो लेयर रहती है अगर वो कंप्लीटली कंज्यूम नहीं हुई तो उस केस में क्या होगा, वो रिमेन रह जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पेरिस्पर्म बोलते हैं। डोरमेंसी का मतलब है स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी, यानी कि अगर कोई सीड है वो डोरमेंट स्टेज में चला गया तो अभी वो क्या है, जर्मिनेट नहीं होगा, आपको उसकी डोरमेंसी ब्रेक करनी पड़ेगी। वो हम फ्यूचर में कभी जो दूसरे चैप्टर्स आते हैं उनके अंदर डिस्कस करेंगे कि कैसे डोरमेंसी ब्रेक करते हैं। फ्रूट्स ओनली, तो फ्रूट्स बन जाता है, ये सारा रहता है। तो ये जो पार्ट है आपका पूरा, ये कौन सा पार्ट है आपका, मोनोकोट एंड डाइकोट। ये है आपका पूरा चैप्टर। इसके अंदर हमने पूरा देख लिया कि कैसे पूरा प्लांट डेवलपमेंट जो है वो अकर होता है। और जो है आगे का चैप्टर जो है हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन देखेंगे। प्लांट वाला जो पार्ट है वो यहाँ पे समाप्त होता है। तो नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा इसके बाद में, लेक्चर नंबर 3, वो आपका होगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन से रिलेटेड। और जो 4th लेक्चर आएगा वो आपका आएगा जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उससे रिलेटेड। फिर ये रिप्रोडक्शन वाली जो यूनिट है हमने पहले डिस्कस करी थी वो पूरी कंप्लीट हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच।